नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो अभिकरण एनआईए ने आज 7 राज्यों में कई जगह छापे मारे। भारत ने इजरायल हमास संघर्ष पर अपना रुख दोहराते हुए कहा, भारत 2 राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इसमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा नागरिक उड्डयन के प्रमुख क्षेत्रों की योजनाएं शामिल है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राज्य के दौरे का उनका दूसरा दिन है और केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास में सहायता के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कल आदिलाबाद में ऊर्जा, जल, वायु और अवसंरचना क्षेत्र में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राज्य के विकास में राष्ट्र के विकास के मंत्र में विश्वास करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज की विचारधारा को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार तेलंगाना की सेवा उसी भावना से कर रही है। उन्होंने आज शुरू किए गए विकास कार्यों के लिए नागरिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पर नागरिक विमानन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन नागर विमानन क्षेत्र में तेलंगाना को बड़ा उपहार है। उन्होंने बताया कि यह अपनी तरह का पहला केंद्र है और इससे तेलंगाना को इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह केंद्र देश के नागर विमानन क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप संगठनों को शोध और अनुसंधान का मंच प्रदान करेगा। विकसित भारत में अनुसंधान आधुनिक बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इस वर्ष बजट में इसके लिए 11 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मार्ग 161 के कड़ी से रामसनपल्ली खंड और राजमार्ग 167 के मेरिया लगुड़ी के से कोडाग खंड से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच परिवहन सुविधा में सुधार होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना को दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विद्युतीकरण और रेल पटरियों के दोहरीकरण का काम तीव्र गति से किए जाने के साथ ही राज्य में रेल संपर्क और सेवा बेहतर करने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सनत नगर मौली अली रेल मार्ग पर रेलवे स्टेशन के 6 नए भवन के साथ पटरियों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम किया गया है। साथ ही घाट केसर लिंगमपल्ली से मौली अली सन्नाथ नगर होते हुए एमएमटीएस ट्रेन सेवा आज से शुरू की गई है, जिससे हैदराबाद और सिकंदराबाद के बहुत से इलाके जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से और किफायती परिवहन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विकसित तेलंगाना से विकसित भारत को बल मिलेगा। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के एक दिन के दौरे पर आज दोपहर बाद भुवनेश्वर पहुंचेंगे। वहां वे जाजपुर जिले के चांदीखोल के लिए उड़ान भरेंगे। वहां वे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें तेल और गैस, रेलवे, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री आज पारादीप हरिदासपुर लाइन पर पारादीप को क्रेडपाड़ा होते हुए खोजार से जोड़ने वाले मेमू रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे स्वतंत्र
के बाद से चली आ रही जिले के लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री चांदीखोल के बेनापुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा ओडिशा दौरा है। श्री मोदी पिछले महीने की 3 तारीख को संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्था के परिसर का उद्घाटन करने उड़ीसा गए थे। उन्होंने संबलपुर में जनसभा को संबोधित किया था, जहां प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और चांदीखोल में जनसभा स्थल पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वह उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के दौरान असंगतता पाई गई है। आयकर विभाग ने यह भी बताया कि इस अवधि में कुछ मामलों में विशेष वित्तीय लेनदेन के संबंध में आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी में असंगतता पाई गई है। साथ ही कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं की गई है। आयकर विभाग ने कहा है कि ई सत्यापन योजना 2021 के एक भाग के रूप में प्रक्रिया के तहत ऐसे करदाताओं को पत्र भेजे जाते हैं जिनकी जानकारी में गड़बड़ी पाई गई है। यह पत्र करदाताओं के पंजीकृत ईमेल के जरिए भेजे जा रहे हैं। करदाताओं से अपील की गई है कि वे ईमेल ई फाइलिंग पोर्टल में अपनी वार्षिक जानकारी का ब्यौरा देखें और अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करें। विभाग ने यह भी कहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(8)(a) के अंतर्गत वे व्यक्ति भी रिटर्न भर सकते हैं जो इसके योग्य हैं और अभी तक रिटर्न नहीं जमा किए हैं। मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की अंत तक है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने आज 7 राज्यों की कई जगहों पर छापे मारे। कर्नाटक के बेंगलुरु जेल में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी द्वारा कैदियों को कट्टरपंथी बनाने से जुड़े एक मामले में यह छापेमारी की गई है। इस मामले में 7 राज्यों में 17 स्थानों पर छापे डाले जा रहे हैं। जांच एजेंसी ने जानकारी दी है कि इस बारे में 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपियों में केरल के कन्नूर का टी नसीर भी शामिल है, जो वर्ष 2013 में बेंगलुरु के केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अन्य आरोपियों में जुनैद अहमद और सलमान खान भी शामिल है, जिनके विदेश भाग जाने का संदेश है। 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मेला आज से बेंगलुरु के हेसरघट्टा में शुरू हुआ। मेले का आयोजन भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने किया है। मेले का विषय है सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। इस मेले में सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए जल संरक्षण, स्मार्ट सिंचाई, वर्टिकल खेती और डिजिटल बागवानी जैसे नवीन प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। इसका प्राथमिकता लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी उत्पाद सुनिश्चित करना है। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष पर अपना रुख दोहराते हुए कहा है कि भारत 2 राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने यह कहा कि पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकवादी हमले के कारण संघर्ष शुरू हुआ था। इन हमलों की पुष्टि करते हुए उन्होंने इसकी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत 2 राज्य आधारित ऐसे समाधान का समर्थन करता है जहां फिलिस्तीनी लोग इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र देश में रह सकें। सुश्री कंबोज ने कहा कि संघर्ष पर भारत की स्थिति स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीधी और सार्थक बातचीत के जरिए 2 राज्य समाधान से ही स्थायी शांति संभव है। उन्होंने तत्काल तनाव कम करने, हिंसा से दूर रहने, सभी बंधकों को रिहा करने, उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचने को कहा। उन्होंने प्रत्यक्ष शांति वार्ता जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हर परिस्थिति में सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए गाजा के लोगों को मानवीय सहायता तत्काल बढ़ाने का आह्वान किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।